बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इस पर हम बात करेंगे रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट हैबिट्स, यानी शुगर बगैर दवाइयों के कैसे मुमकिन है कि इसको लाइफस्टाइल के साथ या अपनी डाइट हैबिट के साथ किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं या इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पाँव बड़े सुन रहते हैं, मेरे पाँव पे कीड़ियाँ चलती हैं, जलन होती है, बर्निंग होती है या नमनेस होती है, या मेरे पाँव ऐसे लगते हैं कि साथ ही नहीं है, जूता पहना हुआ चलती हूँ या चलता हूँ तो वो जूता निकल जाता, मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं जब चेक करवाने गई किसी क्लिनिक पे या गया तो उन्होंने जब मेरी शुगर चेक की तो वो 300, 400, 500 आ गई। तो अब हम क्या करें, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। शुगर होने की वजूहात क्या होती हैं, लाइफस्टाइल का शुगर के साथ क्या लिंक है, शुगर कितनी बीमारियों को साथ दावत दे के लाती है, शुगर के मरीज़ को अपने हाथ पाँव की हिफाजत कैसे मुमकिन बनानी होती है, शुगर के मरीज़ों की आँखें और इसके अलावा उनके गुर्दों के मसाइल क्यों पैदा होते हैं, शुगर और दिल का क्या लिंक है आपस में। इसी तरह शुगर के मरीज़ों की नींद या उनके भूल जाने की बीमारी क्यों होती है, शुगर के मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होते हैं, शुगर के मरीज़ों का वज़न बैक वक्त बढ़ता क्यों और कम क्यों होता है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। जो लोग आज के दौर के अंदर AI का दौर है, IT का दौर है, जो लोग किसी भी तरह का अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं या डिजिटल मीडिया को देखते हैं या प्रिंट मीडिया को देखते हैं, वो सर के नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर महबूब अहमद, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपको जब भी हमने ये कोशिश की किसी प्रोग्राम के लिए तो फौरी तौर पे आपने रिस्पॉन्ड दिया, और आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए शुक्रिया और आपकी मोहब्बत का भी शुक्रिया। जनाब, डॉक्टर तनवीर साहब से मेरा ताल्लुक़ इस तरह से भी है कि ये ख़ुद भी क्योंकि मैं हॉस्पिटल से वाबस्ता रहे हैं सर, तो मेरी भी क्योंकि एसोसिएशन उसी हॉस्पिटल से है, तो इसलिए आपसे हमेशा ही खुसूसी मोहब्बत और चाहत रही है। आपकी कॉल पे जनाब हम सोचते भी नहीं है, सर आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा आज का जब हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि शुगर के मरीज़ दूध का इस्तेमाल करें तो कैसे करें, कब और कितना करें। देखें, दूध एक बेहतरीन ग़ज़ा है सर, लेकिन इसमें ना एक ख़ास चीज़, एक कंपाउंड लैक्टोज़ पाया जाता है, ये भी एक शुगर है। ठीक, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज़ है, माल्टोज़ है, इसी तरह लैक्टोज़ भी है। अब ये लैक्टोज़ जो है ना बेसिकली शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। ठीक। अब दूध को जब हम फर्मेंट करके दही की फॉर्म में ले जाते हैं तो फिर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक है, ख़जाना है, गट आपकी अंतड़ियों की सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है सर। बिल्कुल इस्तेमाल करें। चाय की सूरत में, चाय में वैसे ही थोड़ी डलती है, दूध डलता है, आप इस्तेमाल करें। कॉफ़ी की सूरत में करें। लेकिन एक हमारी एक आदत होती है कि भाई आज ना दूध सोडा पीना है, आज ले आए, आज गर्मी आ गई है तो गरम गरम ज़रा दूध जलेबियाँ ले आए, ठीक है, आज ज़रा गरम दूध करके ले आए, आज एक मग्गा पूरा। सिर्फ उस वाले दूध की हैबिट को हमने थोड़ा सा साइड पर कर देना है अगर हमने शुगर को बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल करना है। ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं दवाइयों के साथ ही कंट्रोल कर लूँगा, फिर आप वो दूध भी पी सकते हैं। ठीक है, फिर रबड़ी वाला और बाकी सारे, फिर चाहे रबड़ी वाला पिए, चाहे फलूदे वाला पिए, फिर आपको उसकी भी इजाज़त है, क्योंकि दवाइयाँ आप ले रहे हैं लेकिन वो दवाइयाँ आपको दिन ब दिन बीमार भी करेंगी, ख़राब भी करेंगी। इसलिए बेहतर है कि हम दही की सूरत में, कॉफ़ी चाय की सूरत में ले लें, लेकिन जो दूध डायरेक्ट हम पीते हैं ना माशाल्लाह बर्तनों में डाल के, बस उसको ज़रा उस हैबिट को पीछे करना, अदरवाइज़ तो दूध की इजाज़त है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि बच्चों में भी आजकल जो है ना ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही है और कुछ बच्चों में शुगर भी रिपोर्ट होना शुरू होती है। तो क्या हर बच्चे के अंदर होने वाली शुगर टाइप 1 की शुगर होती है या टाइप 2 होती है? बच्चों में भी टाइप 2 होना शुरू हो गई है डॉक्टर साहब। ठीक है। अब मेरे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं 11-11, 12-12 साल के जो टाइप 2 के हैं।
ठीक है। मोटापा इतना ज़्यादा है, देखे ना वो क्या खाते हैं, मैं जब उनसे पूछता हूँ ना वो क्या खाते हैं, वो कहते हैं जी दोपहर को टिफ़िन में हमारा सैंडविच होता है, बर्गर होता है, फ्राइज़ होते हैं और जूस होता है एक। जब जिस बच्चे ने ये खाना है सर, उसको 11-12 साल की उम्र में शुगर हुई के हुई। बिल्कुल ऐसी। और नाश्ता क्या करते हैं, नाश्ता करके आ रहे हैं जी, डोनट का नाश्ता करके आ रहे हैं। ठीक है, अब जिसने घर से डोनट खाना है, उधर सैंडविच स्कूल की छुट्टी में जब थोड़ा बहुत गैप मिलता है उसमें उसने समोसे पकौड़े खाने हैं, फिर जूसेस लेने डब्बे फिर वाले। उसके बाद डब्बे वाले जूसेस लेने। तो सर मोटापा ना आए तो कहाँ पे मोटापा, खुद इनको परेशान तो है। तंदुरुस्त रहने का हक हासिल ही नहीं। नहीं नहीं ना, ऐसे नहीं करना। ये हम खुली ज्यादती खुद के साथ भी कर रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पे पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी, अगर बच्चे को टाइप 2 शुगर हो रही है तो सरासर गलती सिर्फ पेरेंट्स के यहाँ पे है। आप उनको हेल्दी तंदुरुस्त खिलाएं। देखें बच्चों को तो दूध की भी इजाज़त है, मुकम्मल ग़ज़ा है, उसके अंदर कैल्शियम है, बोन्स के लिए चाहिए। बच्चों को आप दूध दे सकते हैं, बच्चों को आप ग्रेन्स दें, बच्चों को आप घर की बनी ताज़ा सब्ज़ियाँ, ताज़ा फल दें। बच्चों को आपने इन चीज़ों पर नट्स देने हैं, बच्चों को ये चीज़ें देनी है। लेकिन वो जो प्रोसेस्ड फूड है ना, उससे आपने कोसों दूर कर देना, खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर रहें। जब भी कोई बच्चा बीमार होता है ना टाइप 2 वाला, तो मैं उसकी माँ बाप को ट्रीट करता हूँ। बच्चा तो बेचारा जो होना तो हो गया, इलाज उसके माँ बाप का होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, शुगर के डिप्रेशन को कम कैसे करें? सर शुगर का डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि तसल्लियाँ दे दे के हम थक जाते हैं लेकिन बंदे की तसल्ली नहीं होती। ऐसे ही तसल्ली कैसे हो भाई, जब शुगर चेक करनी है वो 250 पे 300 पे, बंदा बेचारा सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहता है, दुख के मारे वो शुगर ही चेक नहीं करता। ऐसे ही वो कहता है जब चेक करनी है 250-300 निकलने से बेहतर ना ही चेक करो। और जब चेक करती है अगले 6 घंटे तक वो बेचारा परेशान ही रहता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा आसान है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा टिप आपको देने लगा सर, आपके तवज्जो से। सर, आपने अगर हर खाने के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक कर ली है ना, चहलकदमी कर ली है, तो आप समझें कि आपने जो खाना खाया हुआ है किसी हद तक आपने उसको जस्टिफाइड कर दिया। ठीक है। 15-20 मिनट की चहलकदमी ज़रूर करें हर खाने के बाद। ये आपके हाजमे को बेहतर करता है, आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके मोटापे को बैलेंस करता है। तो इस चीज़ की आदत से आपको फिर क्या होगा, जब शुगर चेक करेंगे तो खुश होंगे कि बड़ी बड़ी अच्छी शुगर आई है, तो डिप्रेशन ख़त्म। अच्छा सर, आजकल कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं अपने आप को शुगर से कैसे बचा सकता हूँ कि कभी मुझे शुगर ना हो। तो वो कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करें, क्या डाइट प्लान हो? अगर डाइट प्लान आपने फॉलो करना है कि आपको शुगर ना हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ना अपना नाश्ता उसको ठीक करें, रात का खाना ठीक करें। ठीक है। नाश्ते में अगर आप अंडे ले रहे हैं, 2 अंडे लें, बेहतरीन ग़ज़ा है। आप उस अंडे आपको नहीं दिल कर रहा, थक गए हैं, अग गए हैं, 2 शामी कबाब दाल और चिकन के बने हुए ये ले लें। ठीक। बाकी भी आप दालें, सब्जियां, वो भी सारा कुछ ले सकते हैं। तो आप ये अपनी डाइट में रखें। साथ में मैं उन्हें कहता हूँ कि आप 100 से 150 ग्राम तक दही भी लें और नट्स लें। ठीक है। अगर आप ये नाश्ता करते हैं ना, ये आपको अगले 6-8 घंटे तक भरपूर तवाना रखेगा, आपको थकने नहीं देगा, आपको बिठाएगा नहीं। ठीक है। लेकिन अब एक बात यहाँ पे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो हर 2 घंटे बाद खाने की आदत है ना, उसको गिव अप करना है, उसको तर्क करना है। हम देखें उधर स्नैकिंग करते हैं, 2 घंटे बाद थोड़ी सी भूख लगी, हम नहीं देखते, हम कहते हैं कोई इंसुलिन स्पाइक। अच्छा, हमारे घरों में तो बाज़ औक़ात ये भी ट्रेंड है कि कोई भी खाना खा रहा है उसके साथ खुद भी खा लिया। आपने अपना जो खाना खा लिया ना, उसके बाद आप लंच तक वेट करें, पानी 6 to 8 आवर्स जितना भी आप घर का टाइम फर्ज करें। आपने 8 बजे नाश्ता किया, 2 बजे लंच करना है, अब ये 6 घंटे का टाइम है। इस 6 घंटे में आप पानी के अलावा और कुछ ना लें। पानी ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं, कहवा, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये चीज़ें ले सकते हैं जो कि नॉन कैलोरिक है, ये चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन वो जो खाना हर टाइम पे उसको, तो ये नाश्ता करें और उसके बाद लंच तक वेट करें। जनाब आपको शुगर कहाँ तंग करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा सर, आपके अपने क्लिनिकल ट्रायल में भी ऐसे मरीज आते होंगे, मेरे क्लिनिकल ट्रायल में भी बेशुमार आते हैं कि बहुत मोटे ताजे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं सर अगर मैं ना खाता तो कमज़ोर हो जाना। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा और क्या होगा। देखिए लोगों को ना, हमारे यहाँ ना मोटे को ना बड़ा मोटा ताज़ा कहते हैं। भाई ये बड़ा सेहतमंद है, भाई क्या उसका गबरू जवान है, इतनी इतनी उसकी मोटी गर्दन है।
हमारे यहाँ ना सेहत की निशानी मोटापे में रखी हुई है। ऐसे ही। लोग यही कहते हैं भाई खा। अब इसके मुकाबले में जो बंदा हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, फिट होगा, जिसका वेट बड़ा अच्छा होगा, उनको यार कमज़ोर बेचारा करके उसे आधा मरीज कर देते हैं। वो डबल खुराक लेना शुरू कर। वो बेचारा और खाता है कि चलो अभी मैं भी सेहतमंद हो जाऊँ। तो हमें कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा सा, मेरा ख्याल है, रिवाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं एज ए कम्युनिटी आप लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि जिसका अच्छा वेट हो उसको अप्रिशिएट करें। मोटे को मोटे ताज़ा कह के, सेहतमंद कह के, गबरू जवान कह के अप्रिशिएट नहीं करना। वो बेचारा बाद में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन मसलों से दो चार होता है। हमने यहाँ पे सेहत के पैरामीटर्स को रिवाइज करना है। ये जो वर्ड्स हमने रखे हुए हैं ना, इससे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं। क्योंकि मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखता हूँ कि अगर किसी पेशेंट का पेट निकला हो ना, तो मैं उससे कहता हूँ कि शर्म करो। ओवरऑल मोटा है तो मैं उससे कहता हूँ फिक्र करो। अगर उसके डोले शोले बने हो तो मैं कहता हूँ शुक्र करो। क्या बात। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो ना वो आपको मोटिवेट करती हैं। अच्छा सर, शुगर हो गई, लोगों का वजन भैया वक्त गिरना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजूहत होती है? देखिए, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, ये इस कदर आपकी बॉडी के वेट को मुतासर करती है कि इंसान अपना वेट को मेंटेन कर ही नहीं पाता। ठीक। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस ये उस गेट का नाम है जो कि एक सेल है, सेल का गेट है। गेट ओपन होना है तो अंदर इंसुलिन जाके शुगर वाला प्रोसीजर काम करेगी। अब असल मसला यह है कि इंसुलिन का दाखला बंद कर दिया जाता है, और जब जैसे वो बंद होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। आपको उस टाइम पे आप अपना वज़न रोक नहीं सकते। शुगर बढ़ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, आप अपना वज़न रोक नहीं सकते। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करनी है, इंसुलिन मुज़ाहमत कम करनी है। मुज़ाहमत कम होगी तो वज़न आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि कहा जाता है कि शुगर के मरीज़ का लबलबा ख़त्म हो गया। इसमें रियलिटी कितनी है और मिथ क्या है? ना, ऐसे न डराया करें। ये गलत बात लोगों ने बहुत फैला दी, पता नहीं कहाँ से फैला दी है। ये काम नहीं। कोई बेचारों का बिल्कुल सेहतमंद, अच्छा, तगड़ा लबलबा होता है टाइप 2 वालों का। टाइप 1 के केसेस वैसे ही डॉक्टर साहब 5% या हद 10% हो गए। उनका लबलबा जो है ना, वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता, वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है ना, वो टाइप 2 का है। टाइप 2 में तो लबलबा बहुत तगड़ा होता है। इसमें मसला इंसुलिन की कारकर्दगी का है। ठीक है। लबलबा इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन ने अब आगे काम करना है, वो काम नहीं करने दिया जाता। वो उस हमारी आदतों की वजह से वो इंसुलिन काम करना भूल जाती है। ये मसला आता है। लबलबा तो बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। सुपर लबलबा बल्कि आप कह लें, इनका सुपर पैंक्रियाज होता है। ठीक है। अच्छा सर, कुछ हम देखते हैं कि शुगर के मरीजों में बाज़ दफ़ा स्लीप डिसऑर्डर भी होता है। कुछ मरीज तो हर वक्त ही सोए रहते हैं, मस्त रहते हैं। कुछ मरीज होते हैं उनको नींद नहीं आती। दोनों में फ़र्क क्या है और इनको ठीक कैसे करें? देखें, जो शुगर है ना, बड़ी शुगर असल में ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक। बड़ी शुगर बॉडी के लिए खुद एक स्ट्रेस है, और इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। ठीक। कॉर्टिसोल जब आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, ये आपकी बॉडी को इतना अलर्ट करके रखता है, एक्टिव करके रखता है कि आप समझें कि उस टाइम पे ना नींद आपके पास, क्योंकि आपकी बॉडी इस टाइम पे थ्रिलिंग पोजीशन पे है। एमरजेंसी अंदर, बॉडी के अंदर एमरजेंसी नाफज हो चुकी है। ठीक है। दफ़ा 144 बॉडी में लग जाती है। ठीक है। उस वजह से जिस्म सो नहीं पाता। ठीक है। इस वजह से उनकी नींद उड़ जाती है। तो हल क्या है? आपने अपनी शुगर नीचे करनी है, ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी तरफ यह है कि एक बंदा, उसकी भी शुगर खराब है लेकिन उसको नींद ज़्यादा आ रही है, जो दूसरा आपका सवाल है। ठीक है। ये दूसरा पाथवे है। इसमें जो नींद ज़्यादा आती है ना, वो ख़ास तौर पे उसकी रीज़न ये होती है कि वो अभी मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये अभी उस स्टेज पे पहुँचे हैं जहाँ पे अंदर एमरजेंसी नाफज नहीं हुई। ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ तो हो रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस तरह से ज़्यादा नहीं हो रहा कि वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करे। लेकिन दूसरे नंबर पे इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में स्लीप हार्मोन जो है मेलाटोनिन, वो कम हो जाता है, ये एक पाथवे है। कुछ में ये बढ़ जाता है, ये दूसरा पाथवे है। मोटे लोगों में ख़ास तौर पे मेलाटोनिन बढ़ जाता है, इनको नींद ज़्यादा आती है। पतले लोगों में आम रूटीन में देखा गया, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है
कि इनमें मेलाटोनिन कम हो जाता है, इनकी नींद थोड़ी ख़राब हो जाती है। ठीक हो गया। सर शुगर में एक तो हम क्या ये कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स, इसके अलावा भी शुगर होने की क्या वजूहत होती है? जेनेटिक कॉज भी होता है साथ में। ठीक है। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से वो प्रोन होते हैं, वो ज़्यादा शुगर होने के उनके चांसेस होते हैं, लेकिन ये इसका रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है। असल है कि उन्होंने अपनी आदतों से ही उसमें जाना है। अगर एक बंदे की फैमिली हिस्ट्री में शुगर है और वो बचना चाहता है तो इसके इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपनी आदतें ठीक रखे, वॉक करे, वर्जिश करे, जिम करे, वज़न बढ़ने ना दे, तोंद बढ़ने ना दे, तो इसका मतलब है कि वो बंदा अपनी होने वाली शुगर को रोक लेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसकी आदतें ख़राब होगी और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, ये दोनों चीज़ें मिलके जो काम 5 साल बाद करना है वो आज ही कर देंगी। ठीक है, यानी अगर फैमिली की आदतें खराब हैं तो इसने आदतें ठीक करनी, इसने आदतें ठीक करनी है। कि अगर उनकी ठीक है तो इसने खराब नहीं करनी। अच्छा सर, निकली हुई तोंद हाँ। मर्द की हो या औरत की हो, ये बज़ाहिर भी बुरी लगती है, तो मेडिकली इसके क्या इफेक्ट होते हैं? इस तोंद के तो सारे मसले हैं। बाजार भी और पोशीदा भी। मैं सबसे पहले तो आपको बज़ाहिर बता देता हूँ। बज़ाहिर में ये है कि आपने जितना भी अच्छा सूट पहना हुआ है, सूट ही नहीं करेगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप बड़ी अच्छी शादी में भी 20,000 का सूट भी पहन के गए, मैंने पेट बाहर निकला तो ध्यान सबसे पहले पेट पे जाता है। किसी से गले मिलते हैं तो सबसे पहले पेट ही मिल रहा होता है। आप तो बड़ी मुश्किल से उसके कंधे तक पहुंचते हैं। और दिल को दिल से सुकून नहीं मिलता क्योंकि वो गैप रह जाता है। हाँ, वो दिल से मिल ही नहीं पाता। तो बाजार तो यही है कि आप इस चीज़ को फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बाजार तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और दूसरी नंबर पे जो पोशीदा वाली बातें हैं, फिर मेरा ख्याल कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका डाउन हो। सर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, शर्मिंदगी का एहसास ज़्यादा, कपड़े खुले खुले पहनेंगे, ठीक है, और मैं पहनता ही खुले। हाँ, और आगे फिर वो जैसे होता है ना कि कोई इम्पोर्टेंट बंदा सामने आ जाए तो फिर पेट अंदर करके बात करेंगे कि मेरा पता ना चल जाए। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जो अंदर तबाही मचाती है ना, ये तो असल तबाही तो वो है। ये तो हमने लाइटर नोट पे बात कर ली, ये तो हमने लाइटर नोट पे बात कर ली, लेकिन असल बात अंदर है। ठीक है। वो ये है कि मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक, अगर कोई बंदा जिसका पेट पे चर्बी ज़्यादा, तोंद निकली है, ये उस हार्मोन को कन्वर्ट करना शुरू हो जाता है औरतों के हार्मोन में, एस्ट्रोजन में। ठीक। अब आप यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि जिसकी तोंद निकली है ना, उसका आहिस्ता 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 मर्दानगी थोड़ी सी मुतासर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उस चर्बी से एस्ट्रोजन में, यानी कि औरतों वाले हार्मोन में बदलना शुरू हो जाता है। और वक्त के साथ साथ फिर होता यह है कि ये इनकी आवाज़ भी औरतों की तरह पतली होना शुरू हो जाती है। पहले वो मर्दाना वजाहत होती है, बाद में आवाज़ अपनी पिच औरतों वाली, एस्ट्रोजन वाली खूबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं ना, बाद में फिर एस्ट्रोजन वाली अलामात आना शुरू हो जाती हैं। फिर ये वाली चीज़ें जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है। तो ये इसके बज़ाहिर भी और पोशीदा भी नुकसान ही नुकसान, इससे जान छुड़वाए। सर तोंद निकली हुई शुगर को इफेक्ट कैसे करती है? निकली हुई जो तोंद है ना सर, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का ख़जाना है। ठीक है। आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, वो निकली तोंद से रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनती है वो इंसुलिन, आपके पेट की तोंद है। और भी बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस है और बहुत सारी लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, लेकिन तोंद ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करती है, जिससे आपकी इंसुलिन की कारकर्दगी बहुत मुतासर होती है। इसकी हसासियत ख़त्म होती जाती है, बीमारियों का एक सैलाब उमड़ के आता है। ठीक होगा। सर शुगर के मरीजों में मर्दाना कमज़ोरी क्यों? उसकी मैंने अभी जो रीज़न बताई है कि आपका मर्दाना हार्मोन ही औरतों वाले हार्मोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का शिकार होते हैं, और मर्दाना जो हार्मोन है, मर्दाना वजाहत है, मर्दाना ताकत है, ये सारी चीज़ें फिर उनकी कहीं ना कहीं मुतासर होना शुरू हो जाती है। एक तो ये है। दूसरे नंबर पे इसमें एक कंडीशन आती है न्यूरोपैथी। सर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है, इसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे वो नर्व्स जो कि आपके इस मर्दाना सिस्टम को, आपकी नर्व्स मुतासर
स्टिमुलेट कर रही होती हैं, वो नर्व्स की एक्साइटमेंट ही ख़त्म करते जाते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से वो नर्व डैमेज हो जाती है और अल्टीमेटली ये कारकर्दगी भी मुतासर होती है, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर करती है। ठीक हो गया सर। शुगर और दिल के अमराज, इनका आपस में क्या लिंक है? सर दिल की नालियाँ जो है ना, ये बहुत हसास होती हैं। अब इनकी एक अंदर की परत होती है जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। ठीक है। अब शुगर बढ़ी हुई जो होती है ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और वो कोलेस्ट्रॉल आपकी एंडोथीलियम जो खून की शरीयानों की अंदर वाली परत है उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। जब उस पर डैमेज होता है तो वहाँ पे फिर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्लाक बोलते हैं। ठीक है। एथरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, यानी कि खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। जब ये सलाहियत आ जाती है तो वो खून की शरीयानें कम, उनका डायमीटर, उनका साइज़ कम से कम होता जाता है, जिससे वो खून जो दिल को चाहिए वो मुकम्मल पहुंच ही नहीं पाता। सारी दिल की ग़ज़ा जो है वो खून के ज़रिए ही पहुंचनी है। अब वो खून की नालियाँ ही जब सिकुड़ जाएंगी, तंग हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, वो बेचारा कहाँ से परफॉर्म करेगा, और इसलिए फिर उसको हार्ट अटैक का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर महबूब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मज़े की मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखे हुए। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू। जी सर, हम बात कर रहे थे कि शुगर के मरीज़ों के गुर्दे ख़राब होने की वजह क्या होती है? शुगर के जहाँ बहुत सारे नुकसान होते हैं ना, वहाँ पे एक नुकसान ये भी है कि गुर्दे बचते नहीं हैं। ठीक है। जो लोग थोड़े समझदार होते हैं वो तो गुर्दों को बचा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग लाइल्मी में रहते हैं वो बेचारे नहीं बचा पाते। ठीक है। उसका नतीजा ये है कि आज डायलिसिस मशीनें कम पड़ी हैं। सिफारिश करवाते हैं लोग डायलिसिस करवाने के लिए अपनी नज़दीकी जगह पे, ठीक, मतलब इतना वो हो चुका हुआ है। तो ख़राब क्यों होते हैं? बड़ी शुगर है, किडनी के फिल्टर्स को ख़राब करती है। ठीक है। किडनी खुद हमारा एक फिल्टर का वो है ना, ऑर्गन है, जिसका काम है कि जिस्म से फाजिल मादों को बाहर निकालना। अब वो जो मादे निकालने हैं, वो जो छोटी छोटी छाननी होती हैं, वो फिल्टर्स उनको ये जाके डैमेज कर देती है। ठीक है। जिससे होता ये है कि प्रोटीन गुर्दों से लीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक, जिसकी वजह से गुर्दे मुतासर होना शुरू होते हैं और पेशाब झागदार हो जाता है, और वो पेशाब में झाग आना शुरू होती है। ये एक इब्तदाई अलामत है कि आपके गुर्दों में से प्रोटीन का अखराज हो रहा है, ख़ास तौर पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। जैसे ही ये मामलात आगे बढ़ते हैं, किडनी की रिपोर्ट ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्रेटिनिन जो पहले 1 था वो 1.5 पे, फिर 2 पे, फिर 2.5 पे, फिर सो ऑन बढ़ता बढ़ता एंड स्टेज तक पहुंच जाता है, जिसके बाद फिर बेचारे लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है ज़िंदगी बचाने के लिए। ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इसको रोकना है। ठीक है। असल काम तो ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करने का ये है, डराना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है कि हमने अगर आज शुगर को कंट्रोल में रखा, HbA1c आपकी 6.5 से नीचे नीचे रहे, तो आपके गुर्दों को कुछ भी नहीं कहेगी। ठीक है। आपने अपना HbA1c नहीं बढ़ने देना। अपनी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल में वॉक, वर्जिश और डाइट, इन तीनों चीज़ों पे पाबंदी करनी है। आप अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से कर लें कि शुगर आपको डिसिप्लिन सिखाने आई है। ठीक है। अगर आप वो डिसिप्लिन सीख जाते हैं, ना दिल ना गुर्दे कुछ भी आपको सदा जवान रहेंगे। सदा जवान रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, पेशाब में कुछ लोगों के शुगर आती है, लोग कहते हैं जी मेरे ब्लड में शुगर नहीं है, मेरे यूरिन में शुगर है, इसमें फ़र्क क्या है? आम रूटीन में ना हमारा किडनी का एक थ्रेशोल्ड है कि एक ख़ास हद तक किडनी ग्लूकोज को पेशाब में खारिज नहीं करती। ठीक है। वो थ्रेशोल्ड होता है आम रूटीन में 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। 180 से ज़्यादा जब शुगर होती है तो फिर हमारी किडनी उस ग्लूकोज को बाहर निकालना शुरू कर देती है। यह है नॉर्मल प्रोसेस। सर, अब जब आपकी शुगर लगातार 180 से रहना ऊपर शुरू हो जाएगी तो आपकी किडनी उसको ये मैसेज लेगी कि इसको मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल लूँ। ठीक है। तो आपने इस चीज़ को इस सेंस में लेना है कि किडनी अपना काम इजाफी करना शुरू हो गई है। वो काम जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, अब वो शुगर को भी एक फाजिल मादा समझ के बाहर निकालना शुरू हो गई है। ठीक है। अब कुछ
पेशाब आवर दवाइयाँ भी होती हैं जो कि आपको ये काम करती हैं कि आपकी शुगर को पेशाब के रास्ते खारिज करवाती हैं। उस सूरत में फिर 180 से ऊपर नहीं, फिर वो थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाता है, इवन वो 70 तक आ जाता है। ठीक है। तो वो फिर आपकी जानबूझ के, यानी कि हम वो दवाइयाँ जानबूझ के देते हैं कि इसकी शुगर जो है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकले, जिस्म में ना रहे, क्योंकि जिस्म में रहेगी तो वो किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करती रहेगी। ठीक हो ये गया। दोनों सूरतों में आ जाती है। सर, शुगर के मरीज को ये कहा जाता है कि आपने जो है वो नो जो पीएस वाला फार्मूला अपनाना, नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर, यानी आपने चावल भी नहीं खाने, रोटी भी नहीं खानी। तो शुगर का मरीज कहता है कि मैं इसके अलावा खाऊं तो खाऊं क्या? देखें, मुश्किल सूरत हाल होती है। एक तरफ शुगर, दूसरी तरफ दवाइयाँ और तीसरी तरफ डाइट। ठीक है। ये इंतखाब करना है ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल का, शुगर से बगैर दवाइयों को कंट्रोल करने का सर। और डाइट के साथ मैनेज करने का। ठीक है। ये आपके इंतखाब के ऊपर है। आपने खुद फैसला करना है कि भाई मैंने क्या करना आगे। क्या मैं दवाइयाँ खाता रहूँ, एक दवाई से दूसरी दवाई, दूसरी से तीसरी दवाई? आप मुझे ये बताएं, क्या कोई शुगर का पेशेंट एक भी ऐसा है जिसकी 1 साल में एक दवाई थी और 2 साल बाद उसकी दवाई नहीं बढ़ी? बढ़ गई है ना। डोज भी बढ़ेगी, दवाइयाँ डोज भी बढ़ेगी, दवाइयाँ भी बढ़ेंगी। 2 साल नहीं तो 3 साल में बढ़ जाएंगी। और फिर अल्टीमेटली 1 गोली से 2 गोलियाँ, 2 गोलियों से 4 गोलियाँ, फिर इंसुलिन भी आ जाएगी, फिर इंसुलिन के 10 यूनिट, फिर 20, फिर 40, फिर 50, 100, जहाँ तक हो जाए वो बात चलती रहेगी। कहीं ना कहीं को फुल स्टॉप तो लगाना है हमने। बिल्कुल ऐसे ही। कि कोई तो ऐसी चीज़ हो ना जो इस सारे मामले को आगे बढ़ने से रोके, तो उसमें डाइट का बहुत रोल है। ठीक है। तो आपने डाइट से ये डिसिप्लिन सीखना है कि मैं दवाइयों से जान छुड़वानी है, और वो आपकी जान छुड़वाएंगी ये डाइट प्लान। अच्छा डाइट प्लान जो है वो आपको बिल्कुल आपको दवाइयों से जान छुड़वा देता आपकी। और हमारे तकरीबन मैंने खुद कोई शायद मेरा ख्याल 8 से 10 हज़ार लोगों की दवाइयाँ हमने खुद बंद करवाई हैं। ठीक है। टाइप 2 में? टाइप 2 के पेशेंट्स की बात। टाइप 1 तो वो फिक्स है ना, वो तो इंसुलिन पे ही रहेंगे। ठीक है। उनकी तो इंसुलिन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो टाइप टाइप 2 टू की है। में, टाइप 2 में इंसुलिन की जरूरत क्यों पेश आती है? नहीं पढ़नी चाहिए। देखें ना, अगर आप लोगों को सिखा देंगे तो लोग सीख देंगे, लेकिन अगर आप उनको सिखाएंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं हाँ अब तुम ना चरसी टिक्का खाते रहो, साथ में 3-3 रोटियां खाओ, 2-2 नान और खाओ यूनिट बढ़ाते जाओ, और यूनिट बढ़ाते जाओ। भाई अगर आप उसको बता दोगे कि भाई ये मैदा जो है ये आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपने इसके साथ कुलचे नान नहीं खाने, गोश्त खाएं, ठीक है, तो वो इस चीज़ को रोक लेगा। लेकिन हम उसको एजुकेट ही नहीं करते। हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, आप मीठे से परहेज़ करें। इसको तो यही पता है ना कि मिठाई का नाम मीठा है, बिल्कुल ऐसे। और चीनी और शक्कर का नाम मीठा है। वो तो फिर इन चीज़ों से वो परहेज कर लेता है। कुलचे पराठे खमीरियों का तो नहीं पता कि ये भी शुगर उसको ये तो नहीं पता कि भाई ज़्यादा जो शुगर है, शुगर से भी ज़्यादा जो शुगर है वो नान के अंदर है, वो खमीरी रोटी के अंदर है, वो कुलचे के अंदर है, वो पराठे के अंदर है। ऐसे ही। उसको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि ये है ही चीनी है। ठीक है। असल में ये चीनी है। चीनी चाय में तो आप एक छोटा चम्मच डाल लेते हैं, आप देखें कुलचे के अंदर तो 10-12 चम्मच चीनी का कंटेंट जनाब एक नान के अंदर 20 चम्मच चीनी के बराबर चीनी तकरीबन मेरे ख्याल वो 150 ग्राम का तो आटे या उसका बनता। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप खुद अंदाजा लगाएं। इसलिए मरीज को एजुकेट करना है। ठीक है। ठीक है सर, शुगर के मरीज अगर हलवा जात खाएं आज के सीजन में, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, पंजीरी या दाल का हलवा, तो वो कौन सा हलवा खाएं और कितनी क्वांटिटी में खाएं? ये तो आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। एक तो मैं लोगों को मना करूंगा, वो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जाने दें, हमने ये बात अगर 2 महीने तो सर्दी आती है, उसमें भी ना खाएं तो फिर क्या? अब तो वो भी कम होगी, 1 महीना सर्दी रहेगी। सर देखें, हैं तो ये सुगाते हैं, लेकिन शुगर के मरीज के लिए ना ये तंग करती है शुगर। नहीं इतना बड़ा वर्ड नहीं हम इस्तेमाल करेंगे इनके लिए, इनकी इजाज़त है। बल्कि मैं तो कहूँगा आपके प्रोग्राम में कि अगर कोई पंजीरी बनाए तो मुझे ज़रूर भेजे। लेकिन मेरा ख्याल अगर उसमें बाकी चीज़ों के कंटेंट से ज़्यादा जो है ना वो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा डाल दें। ड्राई फ्रूट्स भी ठीक हैं, अलसी की पिनियाँ ठीक हैं, पंजीरियाँ ठीक हैं, बस ज़्यादा लोगों ने गुड़ शक्कर का इस्तेमाल किया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर करता है। तो उसको फिर ये हम करते हैं कि अगर आप कोई पंजीरी पिन्नी कोई आप ऐसे खा भी रहे हैं ना, तो आपने वॉक वर्जिश तो करनी है। तो जब आप वॉक करने लगे एक पिन्नी खा के चले जाए, क्या बात है,
ठीक है, पिन्नी कुछ भी नहीं कहेगी। वो आपकी एनर्जी भी बूस्ट अप हो जाएगी हाँ। और वॉक में भी मजा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा सर, हम जब स्टूडियो में होते हैं हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है, हमारा टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट है हमारे आखिरी। डॉक्टर महबूब अहमद का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जनाब, मेरा आपसे एक बहुत ही हमदर्दी वाला मैसेज है। मैं जब लोगों को देखता हूँ ना कि वो इतनी इतनी बड़ी फाइल लेके मेरे पास आते हैं, पहले एक दवाई 2 गोलियाँ, फिर एक शॉपर भी साथ होता है। यकीन करें एज ए डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये चीज़ मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ना एजुकेट हों और आपने चीज़ों को सीखना है। आपने वॉक करनी है, वर्जिश करनी है, डाइट में ये कुछ 2-4 तब्दीलियाँ जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं प्रोग्राम में पूरे में, ये डाइट में तब्दीलियाँ लेके आएँ। आपको आपकी ऐसा खुद ब खुद दवाइयाँ कम होना शुरू हो जाएंगी। नहीं तो आपने, लेकिन दवाइयों वाला मामला क्योंकि बहुत हसास होता है, वो मैं कभी किसी को ये मशवरा नहीं देता कि आपने खुद से घर बैठे ही अपनी दवाई और इंसुलिन कम कर लेनी है। वो आपने किसी न किसी माहिर ज़ाबिता से, जिसको शुगर रिवर्सल की साइंस पता है, उसी से ही आपने करवानी है। और आपने बिल्कुल भी अपनी कंसल्टेशन, अपना मशवरा लेने से पहले ज़रा भी नहीं सोचना कि एक बंदा जो आपको जेन्युइन चीज़ें सिखा रहा है, आपको एक्टिव कर रहा है, आपको वर्जिश बता रहा है, आपको एक्सरसाइज बता रहा है, आपको डाइट बता रहा है, वो आपको सही सिखा रहा है, वो आपका सही उस्ताद है, वो आपका सही रहनुमा है, वही आपका सही डॉक्टर है। ये चीज़ें आप मुझसे नहीं, जिससे मर्जी सीखें, लेकिन असल चीज़ें यही हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर महबूब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मज़े की मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू कर रहे थे। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम डाइट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि कोई भी गली मोहल्ले में बैठा हुआ बंदा आपको कहे कि आप आएँ और मैं आपकी शुगर रिवर्स कर दूंगा। तो आपको हमेशा एक कंसल्टेंट के पास जाना होता है, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो, या शुगर के ऊपर उसकी ग्रिप अच्छी हो, तो वो आपकी शुगर को रिवर्स करने का फार्मूला आपको दे सकता है। ना कि हर बंदे का, अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके आप ये कहें कि मेरी शुगर का इलाज भी हो जाए, तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है और साथ में हमें आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स को चेंज करके हम आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। मुझे, डॉक्टर महबूब अहमद और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।